बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको याद हो, क्लास 10th का चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट चेक करते हैं क्लास 10th की, तो चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 के ऑल टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। किसी भी चैप्टर का कोई भी आपको टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार करना है तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो टॉपिक आराम से अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे जितनी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ना, सिर्फ वही चीज़ें आपने तैयार करनी है, चाहे आपका कोई भी बोर्ड है। इंशाल्लाह आपके पेपर में जब भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई MCQ आएगा, शॉर्ट आएगा या लॉन्ग आएगा, तो इंशाल्लाह वो आपको आता होगा। बस शर्त ये है कि ये वीडियो आज की लास्ट तक ज़रूर देखिए, इन चीज़ों को अच्छे तरीके से नोट करते जाएँ, समझते जाएँ, तो आपका 100% ये टॉपिक अभी बैठे बैठे तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो ना, इससे पहले जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें हमने चार्जेस को ही स्टडी किया था, लेकिन वो चार्जेस रेस्ट पे थे। तो आज के इस चैप्टर नंबर 14 में भी हम चार्जेस को ही पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये चार्जेस रेस्ट पे नहीं होंगे, और ये चार्जेस इन मोशन होंगे। मतलब अब ये चार्जेस मूव कर रहे होंगे, चार्जेस मोशन में होंगे। तो हम चार्जेस इन मोशन को अब स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करेंगे, क्योंकि आपसे पेपर में करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन 2 नंबर के लिए पूछी जा सकती है। तो अगर ये 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है डेफिनेशन, तो फिर आप किस तरह से लिखेंगे कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। सिंपल आप कहें चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इसको आप समटाइम्स नाम देते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स की डेफिनेशन पूछे या करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन पूछे तो आप यही डेफिनेशन लिखेंगे। क्लियर जी। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर मैं बुक से दिखाऊं कि आपका जो फर्स्ट टॉपिक बनता है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट, यही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक में अगर बात करूं, तो ये जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इनमें से कौन सी लाइनें हमने याद करनी है, यहाँ से MCQ किस तरह का पूछा जाएगा, या हमने पूरे पैराग्राफ्स तैयार करने हैं नहीं करने, अब इनको रट्टा लगाना तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इन पैराग्राफ्स में कौन सी बातें, कौन सी लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, वो हम आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। तो आपने यहाँ से तैयार नहीं करना, बल्कि जो कुछ हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सिर्फ आप यही तैयार करें। ठीक है जी। तो फिर डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले पैराग्राफ में जो बात की गई है न्यूट्रल बॉडी की। तो फिर यहाँ पे हमने हेडिंग लगाई न्यूट्रल बॉडी। अब न्यूट्रल बॉडी से क्या मुराद है? देखें, एटम की अगर हम बात करें तो एटम भी न्यूट्रल पार्टिकल है ना। तो इस न्यूट्रल का मतलब ना, यहाँ पे जरा समझिएगा, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि एटम पे चार्ज ही नहीं है, चार्ज है। तो फिर ये किस तरह का न्यूट्रल पार्टिकल है जी? फिर वो बात जरा यहाँ पे समझ लें। सपोज करते हैं हमारे पास एक बॉडी है A और दूसरा है B। बॉडी A पे जो पॉजिटिव चार्ज की तादाद है, सपोज करते हैं वो कितनी है 5। ये मैं लेट कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। और नेगेटिव चार्ज की भी तादाद कितनी है जी 5। इसी तरह B जो बॉडी है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज की तादाद सपोज कर लेते हैं जी 5 है, और नेगेटिव चार्जेस की तादाद भी कितनी है 5। अब देखें, बॉडी कह लें या एटम कह लें, ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है। अब एटम क्या है? न्यूट्रल। अब न्यूट्रल का मतलब क्या है कि उनके ऊपर चार्ज है, लेकिन उन चार्जेस की तादाद सेम है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद क्या है? बराबर। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो इफेक्ट क्या हो गया? 0। इफेक्ट तो ना रहा ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है? न्यूट्रल बॉडी है, कि एटम क्या है? न्यूट्रल। अब न्यूट्रल का मतलब क्या है कि चार्ज उसके ऊपर है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद बराबर है, जिसकी वजह से इफेक्ट क्या हो जाता है? कैंसिल। बात समझ आई? इसी तरह बॉडी B में देखें, ये भी न्यूट्रल पार्टिकल है, पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, तो इफेक्ट 0। तो इसीलिए हम कहते हैं न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये है कि उसके ऊपर चार्ज है, लेकिन उसका इफेक्ट 0 है। मतलब उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर है। हाँ, अगर यही एटम इस एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे दे या इससे ले ले, तो फिर उस एटम पे या बॉडी पे चार्ज आ जाता है। ये बात भी याद रखिए, प्रीवियस चैप्टर में आपको समझाया था मैंने, याद है आपको, कि अगर सपोज करते हैं ये बॉडी एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को दे देता है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस पे एक नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से नेगेटिव अपनी जगह छोड़ेगा तो पीछे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आयन। पीछे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आयन।
अब देखें ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, पीछे पॉजिटिव बच गया। इसका मतलब बॉडी ए पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इसी तरह इस पे देखेंगे तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सपोज कर रहा हूं, ठीक है, तो एक बच जाएगा। इसका मतलब जो आया है वो कौन सा है? नेगेटिव। तो इस बॉडी बी पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। ये प्रीवियस चैप्टर में आपको समझाया था। तो पता चल गया जी न्यूट्रल बॉडी का, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आपने ये बात भी याद रखनी है, आपकी जो बुक के पैराग्राफ में लाइंस हैं वो इस तरह से लिखी गई हैं कि न्यूट्रल बॉडी से मुराद है कि अगर एटम की बात करें तो एटम क्या है? न्यूट्रल। तो उसके सेंट्रल पार्ट जो होता है वो क्या होता है? जो उसमें न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है जी। और उसके बाहर वाले शेल में क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये देखें जी उसके शेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। अब याद रखिएगा न्यूट्रल बॉडी के केस में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन यहां पे जो फोर्स होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है और उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी बेटे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसको आप यहां पे ब्रेक नहीं कर सकते न्यूट्रल बॉडी के केस में, ठीक है। तो आपकी बुक की लाइंस देंगे कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको आप यहां से रिमूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाता। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बिटवीन यहां पे क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रही है। तो ये है जी न्यूट्रल बॉडी की कहानी। बस इतना ही आप याद रखेंगे, इसके अलावा बहुत कुछ आपको बता सकते हैं लेकिन वो आपने क्लास 11th 12th में जाके पढ़ना है। अभी फिलहाल आपने अपनी बुक के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है। समझ आ गई जी न्यूट्रल बॉडी की। अब चलते हैं इन मेटल्स यानी कि कंडक्टर के केस की अगर हम बात करें तो इन मेटल्स या कंडक्टर के केस में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन फोर्स होती है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये वीक होती है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती। आप थोड़ा सा टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, ये वाली फोर्स क्या कर जाती है? ब्रेक कर जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। ये मेटल्स के केस में होता है, ठीक है जी। तो वही बात हमने यहां पे लिखी है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली बाउंड विद द न्यूक्लियस, कि इन मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बिटवीन जो फोर्स होती है वो बहुत वीक होती है। आपके टेम्परेचर अप्लाई करने से वो क्या हो जाती है जी? फोर्स वीक पड़ जाती है, ब्रेक कर जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। मतलब ये टाइटली बाउंड नहीं होता न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए फिर याद रखिएगा इन मेटल्स में अगर मैं चार्ज कैरियर्स की बात करूं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि मेटल के केस में चार्ज कैरियर्स क्या होंगे। तो फिर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। मेटल के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, मतलब सॉल्यूशन की बात करें, पानी है, पानी में आप नमक डाल दें, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स की केस की अगर हम बात करें तो उसमें जो हमारे पास चार्ज कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। ये भी आपसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्यूशन में जो हमारे पास चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन से होते हैं जी? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। ये आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी। मेटल्स के केस में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल ना आपकी बुक की साइड इंफॉर्मेशन में दी गई है, आप थोड़ा सा यहाँ पे मार्क कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा बैठ के। ये डायग्राम दी गई है, देखें। सपोज करते हैं कोई भी आप एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड के अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो उसमें क्या होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे। तो हम एक सेटअप यहाँ पे ऐसा तैयार करेंगे कि बैटरी कनेक्ट करेंगे, रॉड लेंगे और यहाँ पे पानी के अंदर उसको पुट कर देंगे। जैसे ही कनेक्शन करेंगे तो जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे करंट फ्लो करने लग जाएगा, ठीक है। ये वैसे अगली क्लास में जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे ना तो आपको ये पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में रखिएगा जितना हम आपको बता रहे हैं। पहली बात ये याद रखेंगे और दूसरी बात यहाँ से आप ये सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ जो है इसको मार्क कर लीजिएगा, इसको बैठ के रीड कर लीजिएगा। क्या कहता है? कहता है इन इलेक्ट्रोलिसिस करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है, इनकी वजह से करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रोलाइट्स में। उसके बाद कहता है इन द इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव आयंस आर अट्रैक्टेड टू द कैथोड। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव की तरफ वो पॉजिटिव आयंस क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉजिटिव आयंस जो हैं ये नेगेटिव की तरफ क्या हो रहे हैं जी? अट्रैक्ट हो रहे हैं।
उसके बाद कह रहा है जी एंड नेगेटिव आयंस आर अट्रैक्टेड टू द एनोड, और नेगेटिव आयंस जो होंगे वो एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो वो उस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब पॉजिटिव सारे के सारे इस रॉड पे आ जाएंगे और नेगेटिव आयंस इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। क्लियर है जी। उसके बाद कहता है दिस मूवमेंट ऑफ द आयंस विद इन द इलेक्ट्रोलाइट एंड एन इलेक्ट्रिक करंट विद इन द इंटरनल सर्किट, इस तरह से यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी, ये बात डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की बता दी है। क्लियर है जी, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी बातें आपको याद हो गई हैं ना, तैयार हो गई हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि बुक की इस डेफिनेशन से अब हम स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ें आपको हमने बता दी हैं। अभी एक कंडक्टर की कहानी रहती है, वो आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। इस तरह अगर आप बैठे बैठे चीज़ों को करते जाएंगे इंशाल्लाह आपका डर भी खत्म हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगी कि टॉपिक हमने तैयार करना कैसे है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सिंपल डेफिनेशन करने लगा हूँ। द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, या इलेक्ट्रिक चार्जेस भी कह सकते हैं। द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बेटे सिंपल कहें, फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बेटे डेफिनेशन होगी, इसी डेफिनेशन को इस डायग्राम में समझेंगे। सही है, तो अब अगर मैं इसी डेफिनेशन का फार्मूला लिखना चाहूँ तो डियर स्टूडेंट्स वो फार्मूला बनेगा, करंट को ना हम इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं। तो I इज इक्वल टू Q हमारे पास क्या है, चार्ज ओवर टाइम। ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। इसी को आप लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स डेल्टा Q और डेल्टा T भी। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का। अब जरा इसी डेफिनेशन को डायग्राम में समझते हैं। देखें, सपोज करें हमारे पास कोई भी मेटल है, कंडक्टर है, वायर है। ठीक है, उस कंडक्टर में होते क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और एटम्स भी होते हैं। याद रखिएगा, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमारे पास जो ब्लैक कलर के आपको होल नजर आ रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास क्या है, एटम्स। ठीक है ना, तो एटम्स भी होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये क्या है, एटम्स है। अब डियर स्टूडेंट्स इस टाइम अगर आपसे पूछूं कि क्या इस कंडक्टर के थ्रू करंट है कि नहीं है, तो आप कहेंगे करंट की वैल्यू क्या है, 0। नेट करंट क्या है, 0। अब मैं अगर बात करूं कि भाई क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो आप कहेंगे यस। ये बातें गौर से सुनते जाए, नोट करते जाए। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन, अभी देखें इस कंडक्टर के साथ कोई भी बैटरी नहीं लगाई गई, लेकिन फिर भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये हल्का फुल्का इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि भाई बैटरी तो आपने लगा नहीं रखी, तो ये किस वजह से मूव कर रहे हैं, तो आप कहेंगे ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब हीट एनर्जी। ठीक है, तो इनकी जो हीट एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, उसकी वजह से ये मूव कर रहे हैं। अब जब मूव कर रहे हैं तो फिर तो करंट होना चाहिए, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। लेकिन हम कह रहे हैं कि इस केस में करंट नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल सोर्स यहाँ पे अटैच ही नहीं किया गया, कनेक्ट ही नहीं किया गया, कोई बैटरी नहीं लगाई गई। तो अब वो करंट 0 कैसे है, उस बात को समझें। करंट इस तरह से 0 है कि देखें हम क्या कह रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। सपोज करते हैं कंडक्टर के अंदर ये वो एरिया है जिसके थ्रू जब चार्जेस पास करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। याद रखिएगा, जब आप कोई एक्सटर्नल सोर्स अटैच नहीं करते, बैटरी कनेक्ट नहीं करते, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू जितने चार्जेस इस लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा उतने ही चार्जेस राइट साइड पे भी मूव करते हैं। ठीक है, जितने चार्जेस इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, उतने ही चार्जेस राइट साइड पे मूव करेंगे, जिसकी वजह से इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसल। आंसर क्या आ जाएगा, नेट करंट 0। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस केस में करंट नहीं होगा। बात समझ आ गई जी। अब जब इसी कंडक्टर के साथ आप बैटरी कनेक्ट करेंगे, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, वही कंडक्टर है, मेटल है, उसी के साथ आप क्या करेंगे, एक स्विच या की अटैच कर दें और साथ में क्या कर दिया हमने, बैटरी को कनेक्ट कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि बैटरी आपने कनेक्ट किया तो बैटरी क्या करेगी, उन इलेक्ट्रॉन्स को पुश देगी, एनर्जी देगी कि भी अब आप एक डायरेक्शन में मूव करें। तो फिर याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल्स है। नेगेटिव टर्मिनल से इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगा, पुश मिलेगा, एनर्जी मिलेगी।
अब वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेंगे और आगे की तरफ भागेंगे, किस टर्मिनल की तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब डियर स्टूडेंट्स इनके रास्ते में क्या आएंगे? आगे एटम्स पड़े हुए हैं। तो जब ये एटम से टकराएंगे तो वो जो एनर्जी इन्होंने बैटरी से ली थी वो एनर्जी यहां पे क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे, मतलब उन एटम्स को दे देंगे। टकराएंगे ना तो वो एनर्जी वहां पे दे देंगे। तो इस तरह से जो नेट इफेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? वो सेम रहेगा। तो ये भी एमसीक्यू आप नोट कर लें। तो नेट इफेक्ट क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स? सेम रहेगा। जितनी एनर्जी वो पीछे से लेके आ रहे हैं उतनी ही एनर्जी एटम से टकराते हुए वो दे रहे हैं। तो इस तरह से नेट इफेक्ट क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स? सेम रहेगा और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर देंगे। क्लियर है जी? तो फिर इस तरह से डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स वो हमारे पास राइट टू लेफ्ट साइड मूव करेंगे। तो ये बन गया नेगेटिव टर्मिनल, ये है जी पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे मैं इसी के अंदर बना देता हूं, ठीक है ना। ये इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करेंगे तो क्या आ जाएगा? सर्किट में करंट आ जाएगा। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। नेगेटिव टू पॉजिटिव जो करंट फ्लो करता है इसे इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। तो इसी के साथ साथ अगली बात क्या याद रखेंगे कि जो हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं फील्ड को। तो देखें ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होती है बेटे? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो नेगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फील्ड के अगेंस्ट मूव करते हैं। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। तो फिर इसका मतलब यहां पे ना हमने दो बातें याद रखनी है। समझ आपको आ गई? सिर्फ दो बातें याद करनी है। क्या? कि द एक्चुअल करंट थ्रू द मेटल्स इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी कि जो एक्चुअल करंट रहेगा मेटल के थ्रू वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, पॉजिटिव नहीं करते। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक करंट सर्किट के अंदर एक्चुअल रहेगा। लेकिन हमारी बुक में जहां पे भी आप देखेंगे वो कन्वेंशनल करंट लिया जा रहा है, कन्वेंशनल, रिवायती। तो वो कौन सा होता है? वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। अगले टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे। तो वो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम लेते यही है कन्वेंशनल, लेकिन सर्किट के अंदर एक्चुअल करंट जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट यहां पे याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव कर रहे हैं। यही बात आपको यहां देखने को मिल रही है। क्लियर है जी? यही चीज आपको स्टार्ट में यहां पे बताई गई है। देखें यहाँ पे भी बैटरी कनेक्ट नहीं की गई, तो बैटरी जब कनेक्ट करेगा तो इस तरह से ये केस बन जाएगा। क्लियर है? हर एक चीज़ आपको बुक से मैं साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ ताकि हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास इसी इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट यहाँ से देखिएगा चार्ज पर यूनिट टाइम है। तो अगर मैं एस यूनिट की बात करूँ तो वो डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन जाएगा? चार्ज का होता है कूलम और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो कूलम पर सेकंड इसका ऐसे यूनिट बन जाएगा, जो कि डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा किसके इक्वल होता है? वो होता है जी एम्पेयर के इक्वल, एम्पेयर के इक्वल, जिसका सिंबल क्या होता है? ए। इसी के साथ साथ सीजीएस यूनिट भी याद रख लें, पूछा जा सकता है। ठीक है, सीजीएस यूनिट अगर एमसीक्यू में पूछा जाए आपसे तो वो होता है डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसका बायोट। ठीक है, और फिर यहाँ पे याद रख लें कि 1 एम्पेयर जो है वो कितने बायोट के बराबर होता है, ये भी आपने याद रख लेना है। 1 एम्पेयर जो होता है वो 1/10 बायोट के बराबर होता है। ये भी अच्छा एमसीक्यू है, इसको भी नोट कर लें। क्लियर जी? उसके बाद डायमेंशन आपसे पूछी जा सकती है करंट की। तो डायमेंशन एक्चुअल में तो आप ना डायमेंशन का एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, अगली क्लासेस में भी आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप याद रख लें कि अगर आपसे करंट की डायमेंशन पूछ भी ली जाए तो फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। ये करंट की डायमेंशन है। ठीक है, रट्टा मार लें, स्क्वायर ब्रैकेट्स में ए लिख देंगे तो ये आपके पास करंट की डायमेंशन है। अभी फिलहाल ये याद कर लें। उसके बाद बात करते हैं क्वांटिटी की, नेचर की। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, प्रीवियस
बोर्ड के पेपर्स में ये आ चुका है कि करंट जो है ये स्केलर है, वेक्टर है, क्या है, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस होंगी। तो अगर आप गूगल करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। समटाइम्स आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि लिखा हुआ है टेंसर, कभी लिखा हुआ नजर आएगा जी वेक्टर, कभी लिखा हुआ नजर आएगा जी स्केलर, तो आपको समझ नहीं आएगी। जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ यही आप तैयार करें, बाकी आपको डिटेल जो है ये अगली क्लासेस में आपको बताएंगे। 10th में जितनी चीजें मैं बता रहा हूं सिर्फ ऐसे की ऐसे ही तैयार कर लें। तो अगर आपसे क्वांटिटी पूछी जाए, मतलब करंट की नेचर पूछी जाए, तो आप कहेंगे करंट जो है वो डिस्टेंस याद रहे, अगर MCQ आता है तो आप स्केलर क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे। तो करंट क्या है? स्केलर, स्केलर, इसकी नेचर क्या होगी? स्केलर, ठीक है जी। उसके बाद जब हमने डिस्टेंस यहां से फार्मूले में I इज इक्वल टू Q/T पढ़ लिया है, तो फिर यहां से अगर हम 1 एम्पेयर की डेफिनेशन करना चाहें तो फिर वो डेफिनेशन क्या बनेगी? तो बड़ी सिंपल है कि इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, यानी कि अगर 1 कूलम चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू 1 सेकंड में पास करे, तो फिर यहां से पास होने वाला जो करंट होगा, करंट वो कितना होगा जी? 1 एम्पेयर होगा। तो फिर वही बात लिखी है कि इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम पासिस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकंड देन आई, यानी कि करंट विल बी 1 एम्पेयर। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू पास करेगा, तो फिर यहां पे करंट क्या होगा जी? 1 एम्पेयर होगा। क्लियर? तो इस तरह 1 एम्पेयर को भी डिफाइन करेंगे। अब मैं बात करता हूं स्मॉलर यूनिट्स की, कि अगर मैं करंट का स्मॉलर यूनिट यहां पे देखना चाहूं तो वो क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, वो याद रखिएगा, आपकी बुक में मेंशन किया गया है जी, पहले मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पेयर के बराबर होता है। और इसी तरह दूसरा यूज किया गया माइक्रो एम्पेयर, और वो होता है 10⁻⁻6 एम्पेयर। ठीक है जी, तो ये उसके स्मॉलर यूनिट्स आ जाएंगे, माइक्रो एम्पेयर और मिली एम्पेयर। साथ में डियर स्टूडेंट्स, बुक के अंदर एक साइड इंफॉर्मेशन में क्विक क्विज दिया गया है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर टू डिलीवर 30 कूलम ऑफ चार्ज। आंसर दें जी, यानी कि आप बताएं कि अगर 30 कूलम चार्ज का 10 मिली एम्पेयर करंट किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू पास कर रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना ज्यादा टाइम वो लेगा। अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर टू डिलीवर, करंट कितने मिली एम्पेयर डिलीवर हो रहा है जी? 10 मिली एम्पेयर। 30 कूलम ऑफ चार्ज, 30 कूलम ऑफ चार्ज, चार्ज दिया गया है, करंट की वैल्यू दी गई है, टाइम आपने कैलकुलेट करना है। तो आप जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे कि टाइम कितना आता है। सही, ये आप खुद करके ईमानदारी के साथ कमेंट करेंगे, और जो नहीं करेंगे इंशाल्लाह उनके साथ फिर पेपर में गड़बड़ हो जाएगी। जो करेंगे, बात मानेंगे अपने उस्ताद की, इंशाल्लाह उनके अच्छे मार्क्स आएंगे और उनके पेपर भी अच्छा होगा और उनकी पोजीशन आएगी। ठीक है जी, तो टाइम आप यहाँ से कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट करेंगे? I इज इक्वल टू Q/T, T को उस तरफ ले जाएं, I को इस तरफ ले आए, Q भी दिया गया, I भी दिया गया, वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा। तो ये आप खुद करके अभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। लो जी, टॉपिक यहाँ तक ख़त्म हो गया। लास्ट बात हम यहाँ पे करने लगे हैं और वो है जी बैटरी की। लास्ट बात यहाँ पे करने लगे हैं बैटरी की। तो बैटरी की कहानी यहाँ पे आपको समझाने जा रहे हैं, यानी कि अगर आप बुक में देखेंगे तो ये डायग्राम है और ये आपके पास सारी क्या है? थ्योरी पैराग्राफ है। तो ये चीज़ आपको समझाने जा रहे हैं, तो इस तरह से आपने ये चीज़ें तैयार करनी होगी। तो अब यहाँ पे बैटरी के बारे में देखते हैं। तो बैटरी के अंदर क्या होता है जी? हमारे पास केमिकल, तो केमिकल रिएक्शंस की वजह से पॉजिटिव अलग हो जाएंगे और नेगेटिव क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो एक लम्हे के लिए मान लें कि सारे पॉजिटिव इस तरफ आ गए और सारे नेगेटिव इस तरफ आ गए हैं, तो ये बन गया नेगेटिव टर्मिनल और ये बन गया पॉजिटिव टर्मिनल। अब उसमें से याद रखिएगा, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे, यहां से निकलेंगे और पॉजिटिव की तरफ पहुंचेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जब नेगेटिव टू पॉजिटिव पहुंचेंगे तो ये कौन सा करंट होगा? इलेक्ट्रॉनिक करंट, यहां पे बता के आया हूं। और इसी तरह अगर हम कन्वेंशनल करंट देखना चाहें तो वो क्या होगा? उसी इलेक्ट्रॉनिक के क्या होगा? अपोजिट, तो वो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस बैटरी के साथ जब हम कोई बल्ब या लैंप कनेक्ट करेंगे तो वो किस तरह से ग्लो करेगा। जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तभी तो वो ग्लो करेगा। तो यही चीजें हमने यहाँ पे बस डिस्कस कर लेनी है। तो देखें, बैटरी क्या है? इट इज द सोर्स ऑफ करंट। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ बन सकता है कि बैटरी क्या है जी? करंट का एक सोर्स है। क्लियर, नोट कर ले। इट कंटेन्स केमिकल एनर्जी, इसमें एनर्जी कौन सी होती है जी? केमिकल एनर्जी होती है। तो ये आपका अगला MCQ बन गया। एक ये MCQ बन गया और अगला आपके पास ये MCQ बन गया।
उसके बाद है द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड द बैटरी सेपरेट्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। भाई जो इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन यानी कि इस बैटरी के अंदर जो केमिकल है उसका जब रिएक्शन होगा तो उसकी वजह से पॉजिटिव अलग और नेगेटिव अलग हो जाएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है व्हेन कंडक्टिंग वायर्स, यही है जी, नहीं ये वाला पॉइंट है, दिस सेटअप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। इस सेटअप की वजह से इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, व्हेन द कंडक्टिंग वायर्स कनेक्ट्स अक्रॉस द टर्मिनल्स देन द चार्जेस फ्लो एंड इट इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। जब आप क्या करेंगे, कंडक्टिंग वायर यानी कि इस बैटरी के साथ ये हमने कंडक्टिंग वायर्स कनेक्ट कर दी, तो जैसे कनेक्टिंग वायर्स आप कनेक्ट करेंगे तो इनमें क्या करेगा जी, चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे और जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। फिर हमने अगले स्टेप में देखें यहाँ पे क्या कर रखा है, एक लैंप या बल्ब कनेक्ट कर देना है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो ये लैंप क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा, पता चल जाएगा कि वाकई इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुका है। लास्ट बात यहाँ पे करने लगे हैं जी हम कि द केमिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी चेंजेस टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो हमारे पास केमिकल एनर्जी है ये चेंज हो सकती है बेटे किस में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ये जो केमिकल एनर्जी है इसको आप चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। इट इज द ओनली फॉर्म विच चेंजेस इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। ये जो एनर्जी की फॉर्म है ना, केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं, ये एक ऐसी फॉर्म है जो बहुत सारी और एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, जैसे हीट है, सही है, लाइट है, उसमें भी इस एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स रिमेन्स सेम, लेकिन चार्ज कैरियर्स की तादाद क्या रहेगी, सेम रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी तो उसमें जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो सेम रहेंगे, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है जी। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास लास्ट पॉइंट्स। तो ये था जी आज का आपका पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट का। तो आपकी बुक में यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है 14.1 एग्जाम्पल से पहले जितनी साइड इन्फॉर्मेशन है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे आपको यहाँ पे बता दी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट और फिर बैठ के इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा 14.1 एग्जाम्पल के बाद वो रहेगा कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, और उसके बाद मेजरमेंट ऑफ अ करंट। तो फिर आज के लिए इतना ही। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो ज़रूर इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू जी। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।